मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर, जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस, जिसमें रूल नंबर हम 2 आपको बता दिए थे। डबल सेंटेंस या कंडीशनल वाला वाक्य जिसे हम लोग कहते हैं। रूल नंबर 3 हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले ईमानदारी पूर्वक समझिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहेगा प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1। 2 + V1 क्रिया के पहले 2 लगाता है, उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1, याद रखिएगा। टेंस में आपको पढ़ाए हैं। इन्फिनिटिव का मतलब किसी क्रिया के पहले 2 लग जाए, उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन्फिनिटिव के प्रयोग से किसी काम को, जिसे कार्य भी कहते हैं, किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहेगा, और उसके साथ इन्फिनिटिव रहेगा, यानी क्रिया के पहले 2 लगा रहेगा। जब किसी क्रिया के पहले 2 लगा रहता है, उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो जब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर इन्फिनिटिव रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन्फिनिटिव के प्रयोग से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार जब एम इज आर रहेगा बाबू, और इन्फिनिटिव रहेगा, यानी किसी क्रिया के पहले 2 लगा रहेगा, तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में, है ना, भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा। जैसे देखो यहाँ, जैसे आई एम टू राइट अ लेटर। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, आई के साथ एम लगा, और देखिए यहाँ क्रिया के पहले 2 लगा हुआ है। क्रिया कौन है, राइट है, इसके पहले 2 लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि इन्फिनिटिव का मतलब, तो 2 + V1 को, यानी किसी क्रिया के पहले 2 लगा रहे, उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। यानी साफ शब्दों में समझ जाइए कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहेगा, और वर्ब के पहले 2 लगा रहेगा, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। उससे किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे देखो यहाँ, इसका हिंदी हुआ, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ। यानी पत्र लिखे नहीं है, लिखने वाला हूँ। मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, यानी पत्र लिखे नहीं है, लिखने वाला हूँ, यानी काम है जो भविष्य में होने का भाव व्यक्त हो रहा है। मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, यानी लिखा नहीं हूँ, लिखने वाला हूँ, यानी पत्र लिखने का काम का बोध हो रहा है ना, भाव हो रहा है क्या चीज़ में, भविष्य में। क्या चीज़ के प्रयोग से, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर और वर्ब के पहले 2 लगा रहेगा। तो आप हमेशा साफ शब्दों में याद रखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहेगा, अब वर्ब के पहले 2 लगा रहेगा, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे आई एम टू राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, यानी पत्र लिखे नहीं है, लिखने वाला हूँ, यानी पत्र लिखने का काम का बोध हो रहा है भविष्य में। इसलिए याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहेगा, अब वर्ब के पहले 2 लगा रहेगा, तो वो वाक्य से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। इसको नोट कीजिए। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल, जैसे ही इज टू
sing a folk song, folk song। वह एक लोकगीत, वह एक लोकगीत गाने वाला है। यानी लोकगीत गाया नहीं है, लोकगीत गाने वाला है। यानी लोकगीत गाने का काम है ना भविष्य में होगा। यानी हम याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार जो एम इजार रहेगा और क्रिया के पहले टू लगा रहेगा, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, उससे किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। वह एक लोकगीत गाने वाला है, यानी वह लोकगीत गाया नहीं है, गाने वाला है। यानी लोकगीत गाने का काम का भाव व्यक्त हो रहा है क्या चीज़ में? भविष्य में। जैसे देखो यहाँ, जैसे BR to प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ BR to प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट में बी है, बी के साथ आर लगा और इन्फिनिटिव है, वर्ब के पहले टू है, वर्ब के पहले टू लगा रहा था, उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं। यानी क्रिकेट खेले नहीं हैं, खेलने वाले हैं। यानी ये सेंटेंस से यह बोध हो रहा है कि क्रिकेट खेलने का काम भविष्य में होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार रहेगा और इन्फिनिटिव रहेगा, तो उससे किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा बाबू? इस तरह से हिंदी में जरूर लिखिएगा। वर्ब के पहले टू लगा रहता है, उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या है ये सब पढ़िएगा आप सिंथेसिस में, वाक्य जोड़ने के लिए। इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है, फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। क्रिया के पहले टू लगा रहता है उसे कहते हैं फुल इन्फिनिटिव, क्रिया के पहले टू नहीं रहता उसे कहते हैं वेयर इन्फिनिटिव। खाली वो सब पढ़िएगा आप सिंथेसिस में, संयोजन में, कंबाइन सेंटेंस। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे रहेगा? जैसे I am to a lesson। जब भविष्य में सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार रहे है ना, और उसके साथ टू लगा रहे, तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए, कंप्लीट, बी कंप्लीटिंग, सी कंप्लीटेड, डी नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ सबसे आसान तरीका है, सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार रहेगा, टू लगा रहेगा है ना, तब टू लगा रहेगा तो टू प्लस V1 को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। तो V1 को ढूंढेंगे तो V1 कौन है? कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पर टू नहीं रहेगा, टू नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार एम है तो V4 का ना प्रयोग हो जाएगा जी, आई एम कंप्लीटिंग ए लेसन ना हो जाएगा। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नबाक हो गया। तो इससे किसी काम को भविष्य में होने का बोध न होगा। भविष्य में होने का बोध तब होगा जब सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार और इन्फिनिटिव रहेगा, यानी टू रहेगा। इसीलिए जब सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार और टू लगा रहे तो दिए गए ऑप्शन में V1 वाला ऑप्शन को ढूंढेंगे, क्योंकि टू प्लस V1 को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर टू ना रहता, एम रहता तो कंप्लीटिव हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार रहे और इन्फिनिटिव रहता है ना, किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। इसलिए सबसे सरल तरीका है, सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार रहेगा और उसके साथ टू लगा रहेगा, तो वो सेंटेंस से यह बोध होगा कि किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा वहां पर। और वहां पर टू लगा रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार, तो वहां पर टू के साथ एम इजार, इन्फिनिटिव का मतलब होता है क्रिया के पहले टू का प्रयोग करना। तो जब एम इजार के साथ टू
लगा रहेगा तो दिए गए ऑप्शन में V1 को ढूंढिएगा, क्योंकि 2 + V1 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। तो आप समझ जाइए, जब सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार लगा रहे और 2 लगा रहे तो वहां पर आपको दिमाग है जो काम करना चाहिए, वहां पर आपको सोचना चाहिए कि ओ सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार है और 2 है, यानी वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त हो रहा है, और 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ऐसा ना कि सोचिए कि एम है या 2, यहाँ क्वेश्चन में गलत हो गया लगता है, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था, तब ना यहाँ पर V4 होता। नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार है और उसके साथ 2 है, तो वो सेंटेंस से समझना चाहिए कि वो वाक्य से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा। इसलिए एकदम सबसे इजी तरीका है, जब दिए गए क्वेश्चन में सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार और 2 लगा रहे तो दिए गए ऑप्शन में V1 को ढूंढेंगे, क्योंकि 2 + V1 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि सब्जेक्ट के अनुसार जब एम इजार और 2 + V1 लगा रहे, इन्फिनिटिव लगा रहे, उससे किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। यहाँ पर 2 नहीं रहता, एम रहता, तब हम V4 का प्रयोग कर देते, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता। लेकिन जब सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार और 2 लगा रहेगा तो वहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे और वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जब हम सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार प्लस इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 का प्रयोग करते हैं तो किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। इसको नोट कर लीजिए। समझो, जैसे C is to a letter, तो जैसे आप देखिएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार है, 2 लगा हुआ है, तो आपको एक्टिव होना चाहिए कि वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा। और 2 लगा रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार 2 लगा रहे तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, और हमारा नियम कहता है कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार इन्फिनिटिव रहे यानी 2 + V1 रहे तो उससे किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा रोट, तो रोट तो होगा नहीं, क्योंकि 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। बी राइटिंग भी नहीं होगा। सी रिटेन भी नहीं होगा। डी राइट, क्योंकि किसी क्रिया के पहले 2 लगेगा उसे को इन्फिनिटिव कहते हैं। जब क्रिया के पहले 2 लग जाएगा तो क्रिया जब भी रहेगा तो V1 में रहेगा, न V2 में रहेगा, न V3 में, न V4 में, न V5 में। आप हमेशा याद रखिएगा, किसी क्रिया के पहले 2 लग जाता है जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तो क्रिया जब भी रहता है तो V1 में रहता है। इसीलिए लिखा है इन्फिनिटिव के बगल में कि 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहीं पर अगर 2 नहीं रहता और सब्जेक्ट के अनुसार इज रहता तो V4 का प्रयोग हो जाता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंसर देते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंसर देते तो उससे किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त न होता। भाव व्यक्त तब होगा है ना जब सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर और क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसलिए आप हमेशा इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ समझना पहले, जैसे दे आर टू प्रॉब्लम। अब सीखिएगा, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। सोल्व्ड, सोल्विंग, नन ऑफ दीज। तो देखो यार सब्जेक्ट के अनुसार दे के साथ आर है, इन्फिनिटिव है, 2 है, तो 2 + V1 होगा, आंसर हो जाएगा सोल्व। लिख लीजिए इसको। चलिए देखें, रूल नंबर 4 हम लोग सीखे ने
का काम करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव रहेगा। ये हम आउट ऑफ टेंस में पढ़ाएँ, 11 में पढ़ाएँ, 50 को रूल बताए होंगे आउट ऑफ टेंस में, है ना। उसमें देखिएगा ये रूल होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब अभी बताए हैं 2 + V1। 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। जब क्रिया के पहले 2 लग जाता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और जब भी क्रिया के पहले 2 लगता है तो क्रिया जब भी रहेगा तो V1 में रहेगा। हमेशा माइंड में रखिएगा, ना V2 में रहेगा, ना V3 में, ना V4 में, ना V5 में, है ना, क्योंकि 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 के प्रयोग से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। होने का भाव व्यक्त होता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रहेगा और इन्फिनिटिव रहेगा यानी 2 + V1 रहेगा तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। यानी ये याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रहे, इन्फिनिटिव रहे यानी 2 + V1 रहे तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे देखिए यहाँ I have to write a letter। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए सब्जेक्ट में आई है, आई के साथ हैव लगा और 2 + V1 इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अब इसका हिंदी देखिए, मुझे एक पत्र लिखना है। मुझे एक पत्र लिखना है यानी पत्र लिखे नहीं है, पत्र लिखना है। यानी ये सेंटेंस से पत्र लिखने का काम भविष्य में होने का भाव व्यक्त हो रहा है। मुझे एक पत्र लिखना है यानी अभी पत्र लिखे नहीं है, पत्र लिखना है यानी अब पत्र लिखने का काम कब होगा? भविष्य में होगा। यानी ये दिए गए वाक्य से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त हो रहा है। जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव रहे और इन्फिनिटिव रहे, क्रिया के पहले 2 लगा रहे तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होता है। जैसे आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है यानी अभी पत्र लिखे नहीं है, पत्र लिखना है यानी पत्र लिखने का काम भविष्य में होगा। अब देखो यहाँ जैसे he has to dance on the stage। अब देखिए यहाँ उसे मंच पर नाचना है। उसे मंच पर नाचना है, उसे मंच पर नाचना है यानी वह अभी मंच पर नाचा नहीं है, नाचना है यानी नाचने का काम कब होगा? भविष्य में। यानी ये दिए गए वाक्य से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसा तब होगा जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव रहे और क्रिया के पहले 2 लगा रहे जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। इसको नोट कीजिए। जैसे क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रहेगा, उसके साथ 2 लगा रहेगा तो उसके साथ हम V1 वाला ऑप्शन को लिख देंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव और 2 रहे तो उसके और 2 + V1 है तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे देखो यहाँ ही हैज टू प्रूव दिस लॉ।
प्रूव माने साबित करना। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट में ही है, ही के साथ हैज लगा, देखिए टू लगा हुआ है, यानी टू प्लस यहाँ V1 होगा। है सब्जेक्ट के अनुसार है जब रहे टू रहे तो उसके साथ V1 है ना, क्योंकि वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होगा। तो रहेगा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ही हैज टू दिस ला, तो ऑप्शन में देखे यहाँ प्रूव्ड हो जाएगा, बी प्रूविंग, सी प्रूव्ड, डी सी प्रूव, डी नन ऑफ दी। तो ज़्यादा आप लोग होशियार दिखाइएगा तो कोई लड़कन है जो सोचेगा कि हैज है तो हैज के साथ क्रिया के तीसरा रूप का प्रयोग कर देता है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा रूप का प्रयोग तब होता है जब यहाँ पर हैज रहता, टू ना रहता था ना, और जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज है वह टू आ जाएगा, तो वहाँ पर जब भी प्रयोग होगा तो V1 का, और वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होगा। यहाँ पर प्रूव हो जाएगा जैसे, इसलिए बहुत ईजी है। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रहेगा, उसके साथ टू जरूर रहेगा। अगर टू रहेगा तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होगा। अगर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव है और टू ना है तब वहां पर हम लोग V3 का प्रयोग कर देंगे। उसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दे हैव टू ऑल क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ ऑप्शन में एंसर्ड, बी एंसर, सी एंसरिंग, डी नन ऑफ दीज। तो ढेर विद्यार्थी आप लोग दिमाग लगाइएगा कि देखिए दे के साथ हैव लगा हुआ है, यानी क्रिया के तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। दे के साथ हैव जरूर है लेकिन टू लगा हुआ है, यानी ये दिए गए वाक्य से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होगा, क्योंकि टू लगा हुआ है और टू प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तब यहाँ आंसर होगा। अगर टू नहीं रहता तब आंसर हो जाता, जिससे किसी काम को वर्तमान में पूरी तरह समाप्त हो चुकने का बोध हो, उसका अर्थ होता। लेकिन जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव रहे और टू लगा रहे तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होगा। कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि यहाँ पर टू नहीं रहता तो आंसर हो जाता, तो वो सेंटेंस से क्या चीज का बोध होता, तो आपको बताना है कि वो सेंटेंस से किसी काम को वर्तमान में पूरी तरह समाप्त हो चुकने का बोध होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव रहे और उसके साथ टू रहे तो वहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे और वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। इसको नोट कर लीजिए, दे हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन, वे लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, वे लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ही हैज टू प्रूव दिस लॉ, उसे यह नियम साबित करना है। लिख लीजिए इसको। देखो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहे प्लस अबाउट रहे, उसके बाद इन्फिनिटिव रहे। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस V1, टू प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। किसी क्रिया के पहले टू लग जाएगा उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जब किसी क्रिया के पहले टू लग जाएगा तो क्रिया जब भी रहता है तो V1 में रहता है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव के प्रयोग से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है, होने का भाव व्यक्त होता है ना। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव के प्रयोग से किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होता है। जैसे द पेशेंट
अबाउट टू डाई। देखो यहाँ रोगी, रोगी मरने को है या मरने ही वाला है। यहाँ समझिएगा, रोगी मरने ही वाला है, यानी रोगी अभी मरा नहीं है, मरने ही वाला है, यानी आने वाले कुछ मिनट में, कुछ घंटा में मर जाएगा। तो आने वाला समय क्या है? भविष्य है। यानी रोगी मरने ही वाला है, यानी अभी रोगी मरा नहीं है, मरने ही वाला है। यानी वो सेंटेंस, ये दिए गए सेंटेंस से है ना, किसी काम को, रोगी मरने का काम जो हुआ है ना, होगा, वो भविष्य में होने का बोध हुआ। जैसे दे आर टू सिंग they are about to sing a song। ध्यान दीजिएगा, वे लोग एक गाना गाने ही वाले हैं, या वे लोग एक गाना गाने को हैं, या वे लोग एक गाना गाने ही वाले हैं। अब देखिए यहाँ, वे लोग एक गाना गाने ही वाले हैं, यानी वे लोग अभी गाना गाए नहीं हैं, गाने ही वाले हैं, यानी ये काम भविष्य में होगा, आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। तो याद रखिएगा, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार इज है, अबाउट है, सब्जेक्ट के अनुसार आर है, अबाउट है, इन्फिनिटिव है। तो सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर रहे, उसके साथ अबाउट रहे, उसके साथ टू प्लस व्यूवर है जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। तो वो सेंटेंस से किसी काम को भविष्य में होने का बोध होगा, या किसी काम को भविष्य में होने का भाव व्यक्त होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में बुक पढ़ेंगे, है ना, जो आपका हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का दिए थे ऑब्जेक्टिव, और कुछ दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। उसको कल हम बोर्ड पर एनालिसिस कर देंगे, मतलब उसको हम बतला देंगे। बाकी कल हम लोग बुक पढ़ेंगे, तब तक इसको आप देखिए वीडियो को, है ना, और इसको नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। सभी नोट्स को बनाना बार बार आपको बतलाए हैं, और कल से आपका जो बुक है उसको हम बुक पढ़ाने का काम करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।